Hello, welcome to RK Chemistry. This video is very important for those students who prepare chemistry based competition examination like IIT, NEET, BSc. In this video, we discuss law of thermodynamics, zero law, first law, enthalpy, heat capacity, and some problems. In this video, first of all, we discuss zero law of thermodynamics. Zero law of thermodynamics: if two thermodynamics body A and B separately thermodynamics equilibrium with a third body capital C, then they also thermodynamics equilibrium. इसका मतलब ये है कि अगर दो थर्मोडायनेमिक्स बॉडी A एंड B सेपरेटली थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम विथ थर्ड बॉडी C, मतलब दो बॉडी A और B किसी तीसरे बॉडी के साथ में अगर थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होते हैं तो वो आपस में भी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम होंगे। ठीक है, यह लॉ जो है फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आपका A एंड B थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये होगा कि A एंड B में सेम टेम्परेचर होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जिसमें सेम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यही आपका जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगला लॉ जो है फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एनर्जी होता है ये हमेशा संरक्षित होता है, कंजर्व होता है, यानी एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका एनर्जी जो है डेल्टा ई है तो ये बराबर होता है Q प्लस W। यहाँ पर डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जो है हम डेल्टा ई बोलते हैं। ठीक है, और Q क्या है? Q हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है, सिस्टम को दिया हुआ हीट है। ठीक है, और W क्या है? W जो है ये आपका वर्क है, वर्क ऑन द सिस्टम है, यानी सिस्टम पे किया गया कार्य है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था Q और W का SI कन्वेंशन। तो Q जो होता है, अगर सिस्टम को आप हीट देते हैं, कोई सिस्टम है मान लीजिए उसको हीट दिया जाता है, अगर सिस्टम को हीट दिया जाता है तो उसका जो SI कन्वेंशन होता है वो पॉजिटिव Q होता है। ठीक है, और अगर किसी सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो वह जो W होता है वो भी आपका जो है पॉजिटिव साइन होता है, यानी पॉजिटिव W होता है। तो एनर्जी का एक फॉर्म डेल्टा ई है और वह जो है चेंज हो गया Q और W में। ठीक है, देखिए इसको मैथमेटिकली भी लिखा जाता है। अभी मैथमेटिकली
मैथमेटिकली इसको लिखते हैं dq इक्वल टू dE प्लस dW। ठीक है, ये जो है आपका मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्म है। अब यहाँ पर dq क्या है? dq को कहा जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम को थोड़ी सी मात्रा में दिया गया हीट, और डी जो है यह है स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और dW जो है, dW को कहा जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी यहाँ पर सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है। तो एनर्जी का एक फॉर्म Q है, और वह जो है आपका चेंज हो जा रहा है E और W में। इसको इस तरीके से हम याद करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना का मतलब आप Q समझ लीजिए। तो हमारे अंदर क्या होती है, इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, और फिर हमारे ही द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल्टा E बराबर Q प्लस W है। तो SI कन्वेंशन जो है आपका, अगर किसी सिस्टम को हीट दिया जाता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर वर्क होता है किसी सिस्टम पे तो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो है सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, यानी बाय द सिस्टम। इसलिए बाय द सिस्टम के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो है बाय द सिस्टम अगर होता है वर्क, तो वह निगेटिव साइड होता है। तो अगर यहाँ पर हम निगेटिव लिख दे, ठीक है, तो ये जो है अगर इस तरफ चला जाएगा तो ये सेम जो है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ये भी है। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी याद करेंगे, दोनों सही है। ठीक है, एक जो है फर्स्ट लॉ का वर्क ऑन द सिस्टम का ये फार्मूला है, और ये बाय द सिस्टम का है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो W होता है, आपको हमने बताया था कि W बराबर होता है dW बराबर PdV होता है। ठीक है, अब अगर इसको यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो dQ बराबर हो जाएगा dE प्लस PdV। तो एक नया फार्मूला आपका यहाँ पर एक और आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर कहा जाए कि जो सिस्टम को हीट सप्लाई किया जा रहा है, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम में किया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर मान लें कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि dV बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर dV 0 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dQ बराबर dE प्लस 0, यानी यह हो जाएगा dQ बराबर dE। और ये कब होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को हटा करके ब्रैकेट यहाँ बनाए तो यहाँ पर डेल Q और यहाँ पर कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो D, यानी एक नया फार्मूला आपको आ गया कि अगर सिस्टम को हीट सप्लाई किया जा रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया जाता है, तो वह चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। यानी अगर इसको लिखना होगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है इंथैल्पी। इंथैल्पी
इंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, ठीक है। यह जो है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का फंक्शन होता है। किसी सिस्टम में जो टोटल हीट कंटेंट होता है उसको थर्मोडायनेमिकली लिखने के लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है जिसको आप इंथैल्पी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है या जो है डिफाइंड किया जाता है H बराबर E प्लस PV। इसको डिफाइन किया जाता है H इक्वल टू E प्लस PV। यहाँ पर H जो है आपका एंथैल्पी है और E जो है ये आपका एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी या एनर्जी है, और P और V क्या है, प्रेशर वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब देखिए जो सिस्टम होता है उसके दो स्टेज होते हैं। कोई भी काम करने के लिए दो स्टेज होते हैं, एक इनिशियल स्टेट होता है और एक फाइनल स्टेट होता है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इंथैल्पी जो होता है ये स्टेट फंक्शन है और एनर्जी भी जो है आपको स्टेट फंक्शन है। तो अगर इसका एट इनिशियल स्टेट लिया जाए, इनिशियल स्टेट, तो अगर इनिशियल स्टेट पे इसकी एंथैल्पी H1 है, E1 है और प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 है, और फाइनल स्टेट पे इसकी एंथैल्पी H2 है, एनर्जी E2 है, P2 V2 है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम चेंज इन एंथैल्पी निकालें तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ये हो जाएगा E2 माइनस E1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ठीक है। यानी डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा E। और अगर यहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लें तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर आपका बाहर आ जाएगा, यानी V2 माइनस V1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E और P डेल्टा V, ठीक है। तो एक नया फार्मूला ये आ गया आपका, है ना। तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसको लिख सकते हैं DH इक्वल टू DE इक्वल टू PdV, क्योंकि डेल्टा जो होता है वही dV होता है मैथ की भाषा में। तो DH इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE प्लस PdV। अब यहाँ पर फर्स्ट लॉ वाला इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो DE प्लस PdV बराबर क्या होता है, DQ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि DH बराबर DQ आ गया। लेकिन ये बराबर कब होगा, ये बराबर तब होगा जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको भी उसी तरीके से लिखा जा सकता है, डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या होता है, DH होता है, ठीक है। डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, DH होता है। इसका मतलब ये आया कि अगर आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं और करते समय प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो वह चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका एंथैल्पी हो गया। अब इन सब चीजों के, इन फार्मूलों को आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला जो है हमारा हीट कैपेसिटी है। अगला टॉपिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, देखिए हीट कैपेसिटी इसका रिप्रेजेंटेशन C से होता है। अब इसमें क्या होता है, the amount of heat required to increase
1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी किसी भी सब्सटेंस की हीट को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो जितने हीट की जरूरत पड़ती है वह उसका हीट कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी C बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है Q अपान डेल्टा T। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, हीट का यूनिट जूल, और मान लीजिए टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, जूल अपान डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में अगर करेंगे तो जूल पर केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है हीट कैपेसिटी है, यानी हीट कैपेसिटी में किसी भी सब्सटेंस की 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होती है उसको हीट कैपेसिटी कहा जाता है। फिर इसके दो पार्ट और होते हैं, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इसका जो डिनोट है ये Cm से कर देंगे, मोलर हीट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस 1 मोल सब्सटेंस। मतलब अगर सब्सटेंस की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जाए 1 मोल, तो उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी उसको कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, Cm, और यहां पर अगर इसको इस तरीके से लिखें, यानी Q इक्वल टू Cm, और 1 मोल है तो यहां पर 1 मोल कर देंगे यानी m कर दें, और डेल्टा T। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं Cm इक्वल टू Q अपान m डेल्टा T। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा, इसका यूनिट जूल होगा, और ये मोल हो गया तो जूल पर मोल, और मान लीजिए केल्विन है तो जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, अगला जो है स्पेसिफिक हीट होता है। स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट को अगर हम CS से लिखें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की अगर क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जाए 1 ग्राम, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट। यानी इसका फार्मूला हो जाएगा Q बराबर, यहां पर ग्राम कर दें। ठीक है, ग्राम को मान लीजिए G से लिख रहे हैं तो ये CS हो गया, और डेल्टा T, तो CS इक्वल टू क्या आ जाएगा, CS इक्वल टू आ जाएगा आपका Q अपान GM डेल्टा T। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका जूल ग्राम इनवर्स। ठीक है, और केल्विन इनवर्स। ठीक है,
तो अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में जूल पर केल्विन यूनिट दिया रहता है तो आप ये समझ जाइएगा कि वो जो है स्पेसिफिक हीट का बात कर रहा है। ठीक है। अगर आपका किसी क्वेश्चन में जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स है तो इसका मतलब ये होगा कि वह मोलर हीट कैपेसिटी है। और अगर किसी क्वेश्चन में जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स है तो इसका मतलब वह स्पेसिफिक हीट का है। ठीक है। तो इस तरीके से हमको Q का एक फार्मूला मिल गया, C डेल्टा T, और एक मिल गया M CM डेल्टा T, और एक मिल गया आपका, अगर यहाँ पर ग्राम को M कर दें, ये चलो GM कर दें, CST। ठीक है। जैसा क्वेश्चन में रहेगा उसी तरीके से हम इस फार्मूलों को यूज करेंगे। ठीक है। अब जो है इसमें देखिए जो हीट कैपेसिटी होता है ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो स्पेसिफिक हीट होता है ये भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो इसमें जो है कोई क्वांटिटी आपका जो मोलर हीट कैपेसिटी है और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इस स्पेसिफिक हीट है, इन सब में क्वांटिटी को फिक्स कर दिया गया है। जैसे इसमें 1 मोल कर दिया है, इसमें 1 ग्राम कर दिया है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो क्या है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब ये जो आपका हीट कैपेसिटी है ये 2 तरीके का होता है, एक होता है CP CV और दूसरा होता है CP। ऐसे आपका ये भी जो है CV CP होता है। ऐसे आपका ये भी CV CP होता है। ठीक है। अब अगर 1 मोल का निकाला जाए हीट कैपेसिटी तो उसके लिए हम यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहेंगे, यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहेंगे। और अगर ग्राम में किया जाता है तो उसी को हम CP CV ग्राम के लिए कहेंगे, मतलब स्पेसिफिक हीट कहेंगे। और अगर आपका अमाउंट फिक्स नहीं होता है तो उसको CP और CV सीधे कहेंगे। ठीक है। अब अगला देखते हैं CP CV। तो CP यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको किससे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है आपका CP से। तो अभी आपको बताया गया कि C बराबर होता है Q अपान डेल्टा T, या इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं C, इसको DQ लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं डेल Q, इसको बड़ा कर दें, डेल Q और डेल T। ठीक है। और अगर यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर कर दिया जाता है यानी प्रेशर को कांस्टेंट लगा दिया जाता है तो अभी हमने आपको एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट बताया था कि डेल Q एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो है ये DH के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, CP बराबर इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, DH लिख सकते हैं, यानी ये डेल H हो जाएगा। ठीक है। यहां से आपको एक फार्मूला और मिल जाएगा
अगर इसका इंटीग्रेट इसको इधर करके और इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा DH बराबर CP/dt। ठीक है। इसी तरीके से अगला अगर आपका है दूसरा जो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ये फर्स्ट है। सेकंड जो है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसको CV से लिखते हैं। तो इसके लिए भी आपने C बराबर Q/ΔT, मैथमेटिकली अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लगा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और फर्स्ट लॉ में अभी आपको बताया गया है कि ΔQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है ये DE के बराबर होता है। तो यानी आपका आ जाएगा CV बराबर यहाँ पर ΔE/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। और इसको लिख सकते हैं CV इक्वल टू, या इसको इधर करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका DE इक्वल टू CP/dt। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो फार्मूला और मिल गए। एक होता है DH बराबर CP/dt और एक होता है DE बराबर CV/dt। यहाँ पर CV/dt होगा। अब मान लीजिए कुछ प्रोसेस लिए जाते हैं, जैसे CP/dt, इन सब का वैल्यू क्या होगा प्रोसेस के लिए। पहला प्रोसेस होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो हीट कैपेसिटी होगा वो किसके इक्वल होगा, हीट कैपेसिटी जो है आपका इक्वल हो जाएगा CV के। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या कहते हैं, CV कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर जो है ये कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, C बराबर CP हो जाएगा। ठीक है। अगला होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसमें C का वैल्यू कितना आ जाएगा, C बराबर होता है Q/ΔT। ठीक है। तो जो चीज कांस्टेंट होता है अगर उसका डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ΔT या dt का वैल्यू इसमें 0 है। तो 0 से किसी वो चीज में भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है ना। तो इसका वैल्यू आएगा इनफाइनाइट। अगला जो है आपका होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब dq बराबर 0 होता है इसमें, है ना। तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q/ΔT होता है। तो अगर इसमें इसका वैल्यू रखेंगे तो C का मान कितना आ जाएगा, 0। 0/ΔT इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद कुछ चीजें और आपको ध्यान में रखना है। जैसे गैस जो होता है एक मोनो एटॉमिक होता है।
मोनो एटॉमिक। अगर गैस होता है तो इसमें जो Cp का मान होता है ये होता है 5/2R और Cv का मान जो होता है 3/2R होता है। ठीक है। अगर दोनों का भाग कर दिया जाता है, गामा बराबर होता है Cp/Cv। अगर इसका भाग कर दिया जाए तो ये आएगा आपका 1.66। फिर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस जो होता है इसमें Cp का वैल्यू होता है 7.2R और Cv का होता है 5/2R। अगर दोनों का भाग कर दिया जाए तो आता है 1. ठीक है। इसी तरीके से पॉली एटॉमिक, इसमें Cp का वैल्यू होता है 4R और Cv का वैल्यू होता है 3R। इनका भाग कर दिया जाए तो गामा का वैल्यू आ जाए 3। ठीक है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे और इसके बाद जो है अब हम प्रॉब्लम लगाने जा रहे हैं। तो एक बार हम जो है फिर से फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं। फार्मूले में देखिए हमने आपको बताया है अभी कि फर्स्ट लॉ जो होता है dq = dE + dW होता है। ठीक है। और जो है आपका एक और फार्मूला होता है dq = dE + pdV होता है। और डेल्टा E बराबर होता है Q + W और Cv = होता है DH बराबर होता है Cp dt और Cv = होता है DE बराबर होता है Cv dt। ठीक है। और अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क किया जाता है तो ये होता है माइनस P एक्सटर्नल V2 - V1। और अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो इसके लिए होता है -2.303 nRT log V2/V1। अब न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, इसको देखिएगा आप लोग। तो देखिए ये दो न्यूमेरिकल हैं आपके। पहला न्यूमेरिकल ये है, मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड। पहले न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 8.25 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर, यानी एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 0.25 हॉर्स पावर का है, यूजेज 187 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह जो है आपका 187 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहा है। व्हाइल डिलीवरिंग 35 जूल ऑफ वर्क ईच सेकेंड। इसमें कह रहा है कि ईच सेकेंड में जो वर्क हो रहा है वो 35 जूल है और जो वह आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है 187 है। तो कह रहा है हाउ मच एनर्जी मस्ट बी डिस्पैच्ड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन हीट, यानी हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी जो है आपका डिस्पैच होगा। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे इसमें दिया क्या है। तो इसमें दिया है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड दिया है आपका, यानी डेल्टा E का मान दिया है 187 वाट। 187 वाट का मतलब क्या हो जाएगा, 187 जूल हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि W बराबर होता है P × T,
यानी जूल पर सेकंड को कहा जाता है, आप वाट करते हैं, यानी जूल पर सेकंड को कहा जाता है वाट। ठीक है, तो 187 ये पर सेकंड है, इसलिए 187 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 187 जूल। इसके बाद जो वर्क दिया है आपका, वर्क दिया है 35 जूल। तो इसमें क्या पूछ रहा है, हीट पूछ रहा है, यानी क्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, यानी ये फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना है, यानी डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू का वैल्यू, ई का वैल्यू दिया है 187, क्यू आपको निकालना है, और डब्ल्यू का वैल्यू दिया है 35। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 187 माइनस 35, ये आ जाएगा आपका 152। ठीक है, ओके, क्वेश्चन हो गया। दूसरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी n का मान 1 मोल दिया है, और सिस्टम क्या कर रहा है, डाया एटॉमिक गैस। ठीक है, डाया एटॉमिक गैस कर रहा है, कंटेंट इन ए पिस्टन, पिस्टन में जो है ये डाया एटॉमिक गैस लिया गया है। व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज ऑफ द गैस, इसमें टेम्परेचर चेंज पूछ रहा है गैस का, यानी डेल्टा टी पूछ रहा है, और Q का वैल्यू दिया है आपका 50, और W का वैल्यू दिया है आपका -100। ठीक है, तो इसमें डेल्टा टी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखेंगे कि इसमें जो है कह रहा है कि कंसीडर द सिस्टम कंसिस्टिंग 1 मोल डायटोमिक गैस कंटेन्ड इन ए पिस्टन, व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज इन ऑफ द गैस। तो आप जानते हैं कि क्या होता है, Cp बराबर होता है, C बराबर क्या होता है, Q अपान डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Q का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा टी का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले Q का वैल्यू, पहले जो है हम यहाँ पर इस फार्मूले का यूज करके जो है डेल्टा ई का वैल्यू निकाल लेंगे, और डेल्टा ई जो है किसके लिए होता है, डेल्टा ई आपको पता है कि सीवी के लिए होता है। सीवी बराबर क्या होता है, डेल ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वैल्यू। तो यानी अगर यहाँ पर हम सीवी लिखेंगे तो सीवी बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। तो हमको करना क्या है, हमको जो है डेल्टा ई का वैल्यू पहले फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से निकालना है। तो डेल्टा ई बराबर होता है Q प्लस डब्ल्यू। Q का वैल्यू दिया है 50, और W का वैल्यू दिया है -100। तो डेल्टा E का वैल्यू आ जाएगा आपका -50। ठीक है, तो Cp बराबर कितना हो जाएगा, Cp बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा ई का मान -50 और अपॉन डेल्टा टी। तो आपको हमने अभी बताया है कि Cv जो होता है ये डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, 5/2 R होता है ना। तो ये सब पहलू अब यहाँ पर अगर हम रख दें तो हमारा आ जाएगा ये डेल्टा टी बराबर -50 अपॉन 5/2 R। तो -50
5/2 और R का वैल्यू होता है 8.314। ये जूल में है, ये होता है जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, अब इससे ये सब कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका -241 केल्विन। तो लिख रहा है यहाँ पर चेंज, तो इसका मतलब ये होगा कि 2.41 केल्विन से गैस क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। निगेटिव क्या कर रहा है यहाँ पर, शो कर रहा है कूल, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस आपका है जिसमें मोल कितना है, n, मोल को n से लिखते हैं, n = 5 दिया है, 5 मोल। और गैस कौन सा है, आइडियल गैस है। इस तरीके से पहले हम क्वेश्चन के बारे में ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, तभी क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है। ठीक है, और एक्सपेंड, ये जो है आपका एक्सपेंड यानी प्रोसेस कैसा हो रहा है, एक्सपेंड का हो रहा है, आइसोथर्मली प्रोसेस है, आइसोथर्मली है। फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर, तो इनिशियल प्रेशर मान लीजिए आपका P1 है, तो P1 = दिया है 0.4 किलो पास्कल। अब फाइनल प्रेशर मान लीजिए P2 है, तो ये दिया है आपका 0.1 किलो पास्कल। कांस्टेंट प्रेशर है, यानी प्रेशर को इसमें कांस्टेंट किया गया है, यानी कुछ इसमें कांस्टेंट प्रेशर भी दिया गया है, और उसका वैल्यू दिया है कितना, 0.1 किलो पास्कल। तो आपसे कह रहा है कि इसमें Q का वैल्यू निकालिए, W का वैल्यू निकालिए, डेल्टा E का वैल्यू निकालिए, और डेल्टा H का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आपको बताए हैं कि अगर प्रोसेस जो है कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है यानी वर्क करता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो उसके लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन सा फार्मूला है, ये W = -P external V2 - V1, यानी हो जाएगा W = -P एक्सटर्नल यानी कांस्टेंट प्रेशर, तो ये दिया है 0.1। इसके बाद V2 - V1, तो इसमें तो वॉल्यूम की वैल्यू दी नहीं हुई है, केवल आपको प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि PV बराबर क्या होता है, nRT होता है। तो अगर इससे इसको चेंज कर दिया जाए वॉल्यूम को, तो ये हो जाएगा आपका -0.1। V2 को लिख सकते हैं आप, n तो मोलों की संख्या कांस्टेंट होगा, nR हो जाएगा, और टेम्परेचर आइसोथर्मल है, ये भी कांस्टेंट है, केवल इसमें क्या चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा। तो यहाँ पर P2 - nRT P1 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको बाहर कर दिया जाए तो 0.1 nRT बाहर हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/P2 - 1/P1। तो -0.1, n की वैल्यू कितनी है 5, R का वैल्यू 8.314, और T का वैल्यू कितना दिया है 293। ठीक है, ये हो जाएगा आपका P1 - P2/P1 P2। वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो W = कितना आ जाएगा, -0.1 × 5, 8.314, 293, और P1 की वैल्यू कितनी है
P1 की वैल्यू 0.4 माइनस 0.1 अपान 0.4 इंटू 0.1। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये जो है आपका आंसर आएगा माइनस 9135 जूल। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें Q भी पूछ रहा है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा E बराबर होता है Q प्लस W। तो पहले हम डेल्टा E देखें, तो डेल्टा E आप पढ़े हैं, अभी बताए हैं कि DE बराबर होता है CV dt। तो चूंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल में T जो है कांस्टेंट होता है, तो dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर dt 0 हो गया तो डेल्टा E का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका dH का वैल्यू, तो dH बराबर क्या होता है, Cp dt होता है, तो dH का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है इसमें भी कांस्टेंट है, तो जी कांस्टेंट यानी dt का वैल्यू 0 है, 0 से गुणा करेंगे Cp में, तो dH का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें आपका Q का वैल्यू, W का वैल्यू निकाल लिए, डेल्टा E का वैल्यू निकाल लिए, डेल्टा H का वैल्यू निकाल लिए। अब बचा है केवल Q। तो Q के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा E का मान तो 0 है, यानी Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस W। ठीक है, Q बराबर कितना हो जाएगा, माइनस W। यानी Q का वैल्यू 0, तो Q प्लस W, Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस W। तो यहाँ पर हमारा माइनस W का मान कितना है, माइनस, यानी ये पॉजिटिव आ जाएगा 9135 जूल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब इन्हीं सब वैल्यू को हमको लेना है, Q, W, डेल्टा E, डेल्टा H। एक प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो इसमें अगर प्रोसेस, चूंकि इसमें अगर ये कंडीशन लेंगे तो डेल्टा E का वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका, अभी बताए हैं, ये होता है CV dt, तो डेल्टा E का वैल्यू तो 0 आएगा। डेल्टा H बराबर क्या होता है, यानी DH बराबर क्या होता है, DH बराबर होता है Cp dt, यानी डेल्टा H का भी वैल्यू 0 आएगा। तो ये दोनों तो आपके हो गए, डेल्टा E, डेल्टा H हो गया। अब Q और W, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W का मान कितना होता है, -2.303 nRT log V2/V1 होता है। अगर इसको प्रेशर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा P1। तो ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कि W बराबर -2.303 nRT log V2/V1 होता है। प्रेशर में चेंज करेंगे तो P1/P2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2.303, n का वैल्यू 5 दिया है, R का मान 8.314, 293 और log P1 का वैल्यू कितना है, P1 का वैल्यू 0.4 है, 0.1 है, तो यह आ जाएगा आपका 2.303, 5, 8.314, 293, इसमें से पॉइंट को हटा दीजिए, log 4 हो जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, log 2 का मान 0.3010। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यह आएगा -1688 जूल। तो ये W का मान आ गया। अब Q का मान क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा E बराबर Q प्लस W। तो W, डेल्टा E का वैल्यू 0 है और इसका वैल्यू -1688, यानी Q बराबर कितना आ जाएगा, 1688 जूल।
ठीक है। तो अब आज आपको हमने क्या क्या बताया, 3 न्यूमेरिकल बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।